हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। जब इसकी चर्चा होगी तो इसके विषय में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके बारे में भी हमें इसमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करनी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कई अलग थलग सभ्यता नहीं थी। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कोई अलग थलग सभ्यता नहीं थी और वो कोई आज की भी सभ्यता नहीं थी। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो विस्तार है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक होते रहा है, बल्कि इसका व्यापारिक जल हजारों मील दूर ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसका जो व्यापार था वो दूर दराज के देशों में भी हुआ करता था। जैसे में ओमान की बात कर ले, जैसे में हम बहरीन की बात कर ले, जैसे हम मेसोपोटामिया की बात कर ले, तो इन सभी देशों में जो है ना वो हड़प्पा सभ्यता से व्यापार जो है वो होता था। अगर ओमान के साथ अगर हम व्यापारिक संबंध की बात करते हैं तो इसमें हम पाते क्या हैं, जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा और ओमान के बीच संबंधों को पूरा जो है पुख्ता सबूत मिले हैं। तो जो पुरातत्वविद होते हैं, जो इतिहास को खोजते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उन्हें हड़प्पा और ओमान के बीच जो है वो कई सारे सबूत मिले हैं जो ये दर्शाते हैं जो हड़प्पा सभ्यता और ओमान जो है इन दोनों देशों के बीच जो है वो व्यापारिक संबंध स्थापित थे। अगर हम बात करें जो कौन कौन से साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं उत्खनन के दौरान, तो हम देखेंगे निकल के साथ जो है साक्ष्य, ओमानी तांबे और हड़प्पाई तांबे की वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो एक ही स्रोत की ओर इशारा करते हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर हड़प्पा सभ्यता में और ओमान की जो है सभ्यता, वहाँ भी तांबे और हड़प्पा में भी तांबे, दोनों जगह तांबे की वस्तु मिली हैं और दोनों में जो है निकल का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये इंगित करता है कि दोनों सभ्यताओं का संबंध तो रहा है। अगर हम हड़प्पाई मर्तबान की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पाई मर्तबान ये जो है ओमान में काली मिट्टी की परत वाले बड़े हड़प्पाई मर्तबान मिले हैं। संभवतः इनका उपयोग तरल पदार्थों के विनिमय के लिए किया जाता था। तो जो ओमान में जो मर्तबान मिले हैं ना, इनका उपयोग तरल पदार्थ अर्थात लिक्विड रखने के लिए किया जाता था। यहाँ पे आप सामने बोर्ड पे जो है एक मर्तबान का पिक्चर देख सकते हैं। यही वो मर्तबान है जो काली मिट्टी से बनाई जाती थी और इसमें तरल पदार्थों को उस टाइम पीरियड में रखा जाता था। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के लेखों में उल्लेख। तो जब मेसोपोटामिया के लेखों के उल्लेख की बात होगी तो इसके अंदर हमें पढ़ना है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को हम लोग बोलते हैं आधुनिक इराक, है ना। तो जो मेसोपोटामिया जो नाम है ये प्राचीन नाम है और उसी का आधुनिकरण जो अभी नाम हमें देखने को मिलता है वो है इराक। तो इराक को पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में तीन महत्वपूर्ण स्थानों का जिक्र मिलता है और वो जो तीन महत्वपूर्ण स्थान हैं वो कौन कौन से स्थान हैं, तो वो है दिलमून है, मगान है, मेलुहा है। तो ये तीन स्थान जो है हमें उनके प्राचीन लेखों में देखने को मिलते हैं। अगर हम एक एक की बात करें डिटेल में, तो दिलमून की अगर हम बात करते हैं तो संभवतः आज का बहरीन द्वीप जो है वो पहले का दिलमून था। अगर हम मगान की बात करते हैं तो संभवतः यह ओमान की बात होगी। अगर हम मेलुहा की बात करते हैं तो यह नाम संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जो हड़प्पा क्षेत्र है उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा के नाम से जाना जाता था। अगर इसमें अगर हम रोचक तथ्यों की अगर बात करते हैं तो रोचक तथ्य जो है वो है मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। वे वहां से कार्निलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना और लकड़ी मंगाते थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं
नाविकों का देश यहाँ कहने से तात्पर्य है मेलुहा, अर्थात हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। और जब हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है तो जो एक विदेशी जो कंट्री है, जो देश है, जो मेसोपोटामिया है, जो आज का इराक है, तो वहाँ का जो प्राचीन लेख है वहाँ पे हम देख रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा गया है। अब सोचने वाली बात है, मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता था, और ऐसा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो व्यापार था वो विदेशों में फैला हुआ था। तो अगर व्यापार संबंध स्थापित है विदेशों में और वो समुद्र मार्ग से हो रहा है तो स्वाभाविक है नाव का तो इस्तेमाल होगा ही। तो इसी के कारण जो है अत्यधिक नावों का इस्तेमाल होने के कारण मेलुहा अर्थात हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश कहा गया है। और जो यहाँ से जो मेलुहा है अर्थात हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा क्षेत्र है, यहाँ से जो विदेशों में जो चीज़ें सप्लाई हुआ करती थी वो है कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और लकड़ी। तो ये लोग जो है वहाँ से ये सभी चीज़ें मंगवाते थे। अगर हम सांस्कृतिक और संचार के क्षेत्र की बात करें तो हमें देखने को मिलता है हाजा पक्षी, मुहरे और बाट, समुद्री मार्ग। तो ये तीन चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। अगर हम हाजा पक्षी की बात करते हैं तो लेखों में वर्णित हाजा पक्षी को पुरातत्वविद मोर मानते हैं। मुहरे और बाट की अगर हम बात करेंगे तो लंबी दूरी के व्यापार की पुष्टि मेसोपोटामिया में मिली हड़प्पाई पासों और मनकों से होती है। अगर हम समुद्री मार्ग की बात करते हैं, समुद्री मार्ग मुहरों पर नावों और जहाज़ों के चित्र मिलना यह साबित करता है कि हड़प्पावासी समुद्र की लहरों पर राज करना जानते थे। अब यहाँ पे एक सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है, जो हड़प्पावासी समुद्र की लहरों पे राज करना, तो ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का लाइन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो ये लाइन लिखा गया है इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे आपने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है, जो हड़प्पावासी विदेशों में भी व्यापार करना जानते थे और वो व्यापार करते भी थे। तो अगर समुद्रों के मार्ग से अगर व्यापार हो रहा है तो उसमें नाव और जहाज़ों की अत्यधिक उपयोगिता होगी। उत्तम क्वालिटी के नाव और जहाज़ जो है बनाए जाएंगे क्योंकि समुद्र में बहुत दूरी तक यात्रा करनी है। यहाँ पे इसी कारण ये लाइन लिखा हुआ है, जो हड़प्पावासी समुद्र की लहरों पे राज करना जानते थे। अब आपके सामने यहाँ पे दो मोहरे दिए हुए हैं, आप इन पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। और ये जो मोहरे हैं इनके बारे में अगर डिटेल में अगर जानकारी आप लोग को चाहिए तो यह जो है मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है, परंतु इस पर बना कुबर वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। अब ये जो मोहर आप देख रहे हैं ये मेसोपोटामिया की मोहर है और इस पे सिंधु सभ्यता में जिस चित्रों का उपयोग होता था, यहाँ पे वृषभ जो है कुबर वाले सांड का पिक्चर जो है उसका पिक्चर दिया है। आखिर अब सोचने वाली बात ये है, जो मेसोपोटामिया और सिंधु और यहाँ पे सिंधु क्षेत्र और सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया का क्या संबंध है? तो इसका जो आंसर होगा वो ये होना चाहिए, जो सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध स्थापित थे और वहाँ पे व्यापार वाणिज्य जो है वो पहले ही प्रारंभ हो चुके थे। तो जब भी एक देश दूसरे देश से व्यापार और वाणिज्य संबंध स्थापित करता है तो वो अपना रहन सहन, कल्चर, पहनावा ओढ़ावा और तमाम जो चीज़ ऐसे होती हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इसी का प्रतीक है जो मेसोपोटामिया की जो मोहर है, वहाँ भी आप लोगों को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की
जो सिंबल है, जो पहचान है, वो आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी-कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये जो चित्र है, ये बहरीन में मिले हैं और इस पे भी हड़प्पाई सभ्यता के जो चित्र हैं वो अंकित हैं। तो हमने आपको जस्ट अभी बताया ही है, जब किसी एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार वाणिज्य स्थापित होता है, अगर किसी प्रकार का संबंध स्थापित होता है, तो वहाँ पे सभ्यता सहन तमाम चीज़ों जो है वो अ, शेयर होती है। तो इसी का जो है यही एक कारण था जिसके वजह से जो है आप लोगों को बहरीन में मिली जो मोहरे हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं, तो हड़प्पाई सभ्यताओं के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये जो पिक है ये नाव की मोहरे वाली पिक है। अब इसमें आप देखिए, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये नाव होने का प्रमाण है। तो इससे ये पता चलता है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो नाव बनाना भी जानते थे, इसका इस्तेमाल भी करते थे और वे इसका इस्तेमाल एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए भी करते थे। इसके जस्ट नीचे आपको एक पिक्चर दिखेगा, एक सिंबल, और ये जो सिंबल है ये धौलावीरा से प्राप्त एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर है। तो अभी जैसे हम लोग जो इंग्लिश वर्ड है या हिंदी जो है वो लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसमें हम लोग जैसे ABCD वगैरह पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये प्रत्येक सिंबल का एक मतलब है, एक अर्थ निकलता है। बट दुख की बात यह है, हम लोग इस सिंबल का डिकोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सभ्यता बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी और इन सभ्यताओं के साथ साथ इनको पढ़ने की जो लिपियां थी वे सभी समाप्त हो चुकी और वो मध्यकाल से आधुनिक भारत तक जो है वो सफ़र नहीं कर पाए। तो यही एक वजह रहा है, जो कि ये लिपियां उपलब्ध तो है बट हम लोग इन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। मोहरे लिपि तथा बाट, अगर हम इनकी बात करते हैं मोहरे लिपि तथा बाट की, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है जैसे मोहरे और मुद्रांकन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मोहरे का उपयोग केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि व्यापारिक सुरक्षा के लिए किया जाता था। अब इसमें सुरक्षा और पहचान की बात हो रही है, तो मोहरों का जो इस्तेमाल था वो सुरक्षा और पहचान के लिए किया जाता था, व्यापारिक वाणिज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर सुरक्षा की बात करें तो थैले के मुख पर लगी गीली मिट्टी पर मोहरे लगाने से यह सुनिश्चित होता था कि सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो एक प्रकार से ये आत्मसंतुष्टि था, जो अगर मोहरे लगी हैं और वो सुरक्षित हैं तो इसका मतलब है जो भी सामान इसके अंदर है वो सुरक्षित है और किसी के द्वारा इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये एक सुरक्षा के मद्देनज़र जो है ये मोहरों सूखे मिट्टी पे जो है वो मोहर लगाए जाते थे। अगर हम पहचान की बात करते हैं तो मुद्रांकन से भेजने वाली पहचान और उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता था। तो इससे जो है वो पहचान भी होता था, जो हाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें हैं, तो ये किस जगह की मोहरें हैं, तो मोहर से इसका इंडिकेशन भी मिलता था और इससे उसकी सामाजिक स्थिति का भी पता चलता था। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो है रहस्यमयी लिपि, एक रहस्यमयी लिपि। अब इसके बारे में अगर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो हड़प्पाई लिपि आज भी इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। इसकी मुख्य विशेषता है चित्रात्मक प्रकृति, लेखन की दिशा, व्यापार साक्षरता। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि एक रहस्यमयी बनी हुई है। अगर हम इसकी एक एक पे डिटेल बात करें, जैसे चित्रात्मक प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो यह लिपि वर्णमालीय नहीं थी, बल्कि इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच में थी।
तो ये जो लिपियां थी ये चिन्हों के माध्यम से बनाई गई थी। अगर इसकी लेखन की दशा की अगर हम बात करते हैं तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका प्रमाण मोहरों पर दाईं ओर के चौड़े अंतराल और बाईं ओर की संकुचित लिखावट से मिलता है। अगर हम व्यापक साक्षरता की बात करें तो मोहरों के अलावे तांबे, औजारे, आभूषणों और यहाँ तक के धौलावीरा में एक सूचना पट पर लिखावट मिलना यह संकेत देता है कि समाज में साक्षरता काफी उच्च थी। तो ये एक अच्छा सा इंडिकेशन है, एक डायरेक्शन है जो कि उस समय हमें ये प्रतीत होता था जो वहाँ के लोग जो है वो पढ़े लिखे भी थे और वे इन तमाम चीजों का उपयोग बड़ी ही बारीकी से करना वो जानते थे। अगर हम बाट और मापन प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है हड़प्पा वासियों की तौल प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक और सटीक थी। तो जो हड़प्पा वासी थे उनकी जो नाप तौल की जो प्रणाली थी वो काफ़ी सटीक थी और वे सभी चीज़ों को जो है बड़ी बारीकियां से नाप तौल कर एक ही पैमाना पर जो है वो अंकित करके और तब उनको जो है वो अपना व्यापार और वाणिज्य को चलाते थे। अगर हम सामग्री और आकार की अगर हम बात करते हैं तो बाट आमतौर पर चाट नामक पत्थर से बने होते थे और बिना किसी निशान वाले घनाकार होते थे। अगर हम गणितीय प्रणाली की बात करें तो निचले मापदंड ये द्विधारी थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 है ना, तो ये इसके अनुपात में अंकित थे ये। अगर ऊपरी मापदंड की अगर हम बात करें तो ये दशमलव प्रणाली का पालन करते थे। तो जो ऊपरी मापदंड है वो दशमलव प्रणाली का पालन करते थे। अगर इसकी उपयोग की अगर हम बात करें, इसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें तो छोटे बाटों का प्रयोग कीमती मानकों और आभूषणों के तौल के लिए किया जाता था। और आज भी अगर आप देखेंगे, अगर सोना खरीदने आप लोग सोनार के दुकान पे जाएंगे तो वहां आपको ये छोटी जो है वो बाट देखने को मिल जाएगी, छोटी नापतोल की प्रणाली आप लोगों को देखने को वहां पे मिल जाएगी। अगर मुख्य विचार की बात करें तो लिपि आज तक न पढ़ा जाना हमें हड़प्पावासियों के विचारों और उनकी विस्तृत इतिहास को पूरी तरह से समझने से रोकता है। जिस दिन यह लिपि पढ़ ली जाएगी प्राचीन भारत का इतिहास और भी स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारियां मिली है वो हमें चिन्हों के माध्यम से ही मिली है और वहाँ पे जो भी सामग्री है उन्हीं के माध्यम से मिली है। लेकिन उस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी आज तक अधूरी है, क्योंकि वहाँ जो भी अक्षरें, जो भी लिपि मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगर इस लिपियों को अगर पढ़ा गया भविष्य में तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें और भी जानकारियाँ बहुत ही विस्तृत रूप में मिलेगी। उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारियाँ मिलेगी और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी असुलझी पहेलियाँ बनी हुई है। वे तमाम पहेलियाँ जो भी है समय के साथ वो सुलझ जाएगी। लेकिन ये तब संभव है जब हड़प्पा वासियों की लिपियों को पढ़ा जा सके।